हाँ जी, वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आए नहीं सारे, पहले दिन ही ब्रेक में गोली देके भाग गए तुम। चलो आ रहे हैं एक एक करके स्टूडेंट्स। तब तक कोई किसी को कोई डाउट हो तो बता दो जल्दी से। एनी टाइप ऑफ डाउट, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना जीएसटी का सिलेबस। करें स्टार्ट, चलिए। सबसे पहली बात, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक बेसिक। टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, ना तो आपका 12th क्लास तक था, ना ही आपके फाउंडेशन में था, तो पहली बार सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो एक बार बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय अ टैक्स। टैक्स का मतलब क्या होता है? स्क्रीन स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन में दिक्कत आ रही है क्या सबको? जस्ट अ सेकंड, मेरे हिसाब से तो हो रहा है। नो नो नो, नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही। नो मतलब स्क्रीन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना। नो का मतलब ये है ना, विजिबल। कुछ बच्चों की वाइट स्क्रीन आ रही है, तो भाई एक बार फिर से अपना नेट चेक कर लो, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आ रही। मेजॉरिटी बच्चे कह रहे हैं एवरीथिंग इज ओके। तो अगर कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है, एक बार क्लास को एग्जिट कीजिए, फिर से क्लास ऑन कर लीजिए, मेक श्योर दैट आपका नेट कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका टैक्स का सब्जेक्ट, आप जिंदगी में पहली बार टैक्स पढ़ रहे हो, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। व्हाट डू यू मीन बाय अ टैक्स? टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स का मतलब क्या है? मुझे एक बात बताओ, टैक्स कोई पर्सन क्यों पे करता है? चाहे इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूं आज की डेट में। मुझे एक बात बताओ, आप सारे स्टूडेंट्स हो, 18-20 साल के हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप में से मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो कोई और कमर्शियल एक्टिविटी करके कमा रहा हो। तो आप मुझे सच्ची से बताओ, क्या आपने आज तक इनकम टैक्स पे किया है? नहीं पे किया। क्या आपने कभी जीएसटी पे किया, मतलब गवर्नमेंट को पे किया? नहीं। ये मत कहना कि परचेज करते कम है, उसके अंदर इनबिल्ट है, वो बात करेंगे, बट क्या आपने सरकार को कभी भी जीएसटी पे किया? नहीं। और सब मजे की बात ये है, सरकार ने ना तो आज तक आपसे कभी इनकम टैक्स मांगा, ना कभी जीएसटी मांगा। ऑन दी अदर हैंड, मैं जीएसटी भी पे करता हूं, मैं इनकम टैक्स भी पे करता हूं। तो सवाल ये आया कि टैक्स का मतलब क्या हुआ? टैक्स एक ऐसी चीज तो है नहीं जो हर किसी को पे करनी पड़ रही है, क्योंकि आप पे नहीं कर रहे हो और आपको कोई आज तक मांगने भी नहीं आया, जबकि मुझे पे करना पड़ता है, और अगर मैं पे ना करूं सरकार का नोटिस आ जाएगा मेरे घर में। तो वाई डू सम पीपल पे टैक्स एंड सम पीपल डोंट पे टैक्स? बिकॉज ध्यान देना, टैक्स इज अ स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी। टैक्स इज अ स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी, या आप बोल सकते हो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? स्टैच्यू का मतलब होता है क्रिएटेड बाय लॉ। स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी का मतलब कहीं ना किसी एक्ट के किसी ना किसी सेक्शन के अंदर यह लिखा होगा कि मैं उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हूं और मेरे को टैक्स पे करने की लाइबिलिटी आ रही है, मगर उसी सेम सेक्शन के अंदर तुम लोग कवर नहीं हो रहे होगे, तभी आज तक तुम जिंदगी बिना टैक्स पे किए निकाल रहे हो, और आज तक आपने से किसी ने टैक्स मांगा भी नहीं है। तो यानी कि टैक्स पे करना आपकी मर्जी नहीं होता, टैक्स पे करने में किसी को मजा नहीं आता। टैक्स क्योंकि किसी लॉ के अंदर एक ऑब्लिगेशन होती है, इसीलिए हमें पे करना पड़ता है। मेरे को किसी एक्ट के अंदर लाइबल किया गया है, तभी मैं सरकार को पे कर रहा हूं टैक्स, अदरवाइज मुझे टैक्स पे करने में कोई मजा नहीं आता है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, अब आपका आंसर होगा टैक्स इज नथिंग बट इट इज अ स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी, या फिर इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय अ लॉ। इट इज क्रिएटेड बाय एनी लॉ, किसी लॉ द्वारा की गई एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है। अब अगला सवाल यह है, क्या जब मैं टैक्स पे करता हूं सरकार को, इज टैक्स अ कंसीडरेशन? क्या टैक्स को कंसीडरेशन माना जा सकता है? मैं इसलिए चीज बोल रहा हूं क्योंकि जब आप सरकार को टैक्स पे करते हो, सरकार उसी टैक्स के पैसे से आपको बहुत सारी सर्विसेज देती है, जैसे कि पुलिस पुलिस सर्विस, उसका पैसा कहां से आता है? आज की डेट में कोई भी पुलिसमैन की सैलरी जा रही है, कहां से आ रही है? आपने और मैंने जो टैक्स पे किया, वो उसी से तो सैलरी आ रही है। सिमिलरली आर्मी, या फिर बोल सकता हूं डिफेंस। सिमिलरली स्ट्रीट लाइट के हमसे कोई पैसे नहीं लिए जाते, मगर वो इनडायरेक्टली देखा जाए तो मेरे टैक्स के पैसे से तो चल रही है। सड़कें, रोड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाईवे, हाईवे में तो टोल इकट्ठा होता है, बट जो रोड होती है, आपके घर के बाहर रोड है, आप यूज कर सकते हो, मैं भी यूज कर सकता हूं, वो रोड किसके खर्चे से बन रही है? टैक्स पेयर। यानी एक चीज आप समझ सकते हो, जो भी चीजें सरकार सो कॉल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, असली में वो टैक्स पेयर्स की मनी से ही फाइनेंस होती है। तो अगला सवाल मेरा ये है, क्या हम टैक्स को एक कंसीडरेशन बोल सकते हैं फॉर ऑल दी सर्विसेज जो हमें गवर्नमेंट से मिलती है?
क्या मैं ये बोल सकता हूं टैक्स इज द कंसिडरेशन दैट आई पे फॉर द सर्विसेज दैट गवर्नमेंट गिव्स टू मी? द आंसर इज नो। इसे कंसिडरेशन नहीं बोल सकते। सर क्यों कंसिडरेशन क्यों नहीं बोल सकते? मैंने सरकार को टैक्स दिया, सरकार ने मुझे ये सर्विसेज दी। ध्यान दो, आप सबने फाउंडेशन लेवल पे एक टॉपिक पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन पढ़ा था ना। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन क्या होता है? क्विड प्रो क्यो। ये वर्ड पढ़ा था? जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये वर्ड आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ रखा है? कंसिडरेशन में क्विड प्रो क्यो। यस पढ़ रखा है। क्विड प्रो का मतलब क्या होता है? क्विड प्रो का क्यों का मतलब होता है डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। किसी चीज को किसी दूसरी चीज की कंसीडरेशन तब माना जाता है जब उन दोनों एक्शन के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन हो। जैसे मुझे एक बात बताओ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप बदले में मुझे फीस दे रहे हो, समथिंग इन रिटर्न। क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसीलिए आप मुझे फीस दे रहे हो, और क्योंकि आप मुझे फीस दे रहे हो इसलिए मैं आपको पढ़ाने की सर्विस दे रहा हूं। क्या आपके द्वारा दी गई फीस can be said to be a consideration for the education services I am giving you? The answer is yes, क्योंकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों का क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कनेक्शन है, देयर इज समथिंग इन रिटर्न। बट मुझे एक बात बताओ, क्या मैं टैक्स सरकार को देता हूं, क्या सरकार तभी मुझे सर्विसेज देगी, या ये सर्विसेज हर किसी को मिलती हैं इररिस्पेक्टिव कि वो बंदा टैक्स पे करे या ना करे? मुझे एक बात बताओ, आज अगर कुछ ऐसा केस हुआ कि हमें पुलिस की जरूरत पड़ी, मैं इनकम टैक्स भरता हूं, मैं जीएसटी भरता हूं, आप ना तो इनकम टैक्स भरते हो ना जीएसटी भरते हो, क्या पुलिस भेदभाव करेगी? क्या पुलिस ये कहेगी संचित ग्रोवर टैक्स भरता है, हम संचित ग्रोवर को तो बचाएंगे मगर तुम्हें नहीं बचाएंगे? नहीं, पुलिस दोनों को बचाएगी। हमारी आर्मी क्या भेदभाव करती है कि कौन बंदा टैक्स पेयर है, कौन पर्सन टैक्स पेयर नहीं है? द आंसर इज नो। स्ट्रीट लाइट क्या मैं आपसे ज्यादा यूज कर लेता हूं? क्या मैं आपको आपके घर के बाहर की स्ट्रीट लाइट बंद कर सकता हूं ये कहकर कि तुमने टैक्स पे नहीं किया, मेरे घर के बाहर वाली स्ट्रीट लाइट जलेगी? द आंसर इज नो। So what I want to tell you is, no doubt आप जो टैक्स सरकार को पे कर रहे हो, सरकार उसके बदले में आपको बहुत सारी सर्विसेज दे रहा है, बट स्टिल टैक्स को हम एक कंसिडरेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि जो सर्विसेज आपको सरकार से मिल रही हैं और जो टैक्स सरकार को जा रहा है उसका कोई आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। वो लोग जो टैक्स पे नहीं भी करते उनको भी सरकार वो सर्विसेज देती है। इसका मतलब टैक्स कैन नॉट बी सेड टू बी अ कंसिडरेशन। पहली चीज, टैक्स इज अ स्टैट्यूटरी लायबिलिटी विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। दूसरी चीज, इट इज अ, अभी जो फेयर नोटिंग है वो मैं आपके नोट्स में करा दूंगा। आज जो मैं सब चीजें समझा रहा हूं वो सब ऑलरेडी आपके नोट्स में, नोटिंग करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज मैं बोल रहा हूं, इट इज नॉट कंसिडरेशन, इट कैन नॉट बी सेड टू बी कंसिडरेशन, इट इज नॉट कंसिडरेशन फॉर वेरियस सर्विसेज, it is not consideration for various services that we receive from government, because of absence of क्विड प्रो क्यो। क्योंकि क्विड प्रो क्यो नहीं है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है उन सर्विसेज का और टैक्स का, इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि टैक्स एक कंसिडरेशन है। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, आप लोग 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, दो तरह की पेमेंट्स होती हैं, एक होती हैं यूनिलैटरल पेमेंट्स और एक होती हैं बायलैटरल पेमेंट्स। याद आ रहा है थोड़ा सा? फैक्टर पेमेंट होती थी, कुछ ट्रांसफर पेमेंट होती थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे। ट्रांसफर पेमेंट कौन सी होती है? यूनिलैटरल पेमेंट क्या होती है? वन साइडेड, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को पे कर रहा है, सामने से कुछ नहीं मिल रहा। और बायलैटरल क्या होती है? जब मैं तुम्हें कुछ पे कर रहा हूं और बदले में तुम मुझे कुछ दे रहे हो। तो मुझे जल्दी से बताओ, टैक्स एक यूनिलैटरल पेमेंट है या बायलैटरल पेमेंट है? जो मैंने अभी आपको समझाया उसके बेसिस पे मुझे जल्दी से बताओ, इज टैक्स अ यूनिलैटरल पेमेंट या बायलैटरल? इट इज अ यूनिलैटरल पेमेंट। वाई? क्योंकि आप जो सरकार को दे रहे हो, सरकार बदले में उसके डायरेक्ट रिलेशनशिप में कुछ नहीं दे रही। ये जो आर्ग्यूमेंट है ना कि हम सरकार को टैक्स देंगे तभी तो सरकार सर्विसेज देगी, ये आर्ग्यूमेंट लीगली नहीं चलता, क्योंकि सर्विसेज सरकार उनको भी देती है जो टैक्स पे नहीं करते। तो टैक्स इज अ यूनिलैटरल पेमेंट, एंड व्हाई डज समवन पे अ यूनिलैटरल पेमेंट फॉर व्हिच समथिंग इज नॉट रिसीव्ड इन रिटर्न? बिकॉज इट इज अ ऑब्लिगेशन। मुझे कोई मजा नहीं आता, मेरा भी मन करता है बिना टैक्स पे किए मैं पुलिस का मजा लूं, मैं आर्मी का मजा लूं, मैं स्ट्रीट लाइट का मजा लूं, मैं सड़कों का मजा लूं, मगर मुझे टैक्स पे करना पड़ता है क्योंकि ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। कुछ लोगों को पे एप्लीकेबल होती है, कुछ लोगों पर एप्लीकेबल नहीं होती है। और यही स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ही पढ़ने तो हम आए हैं, यही तो पढ़ने बैठे हैं कि जीएसटी किसको पे करना है, किसको पे नहीं करना, किसको इनकम टैक्स पे करना है, किसको इनकम टैक्स पे नहीं करना। कोई बच्चा बोल रहा है सर वाई पे टैक्स?
हम टैक्स पे क्यों करते हैं? आंसर यही है ना, टैक्स पे हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, हमारा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन होता तो मैं कभी पे ना करता, क्योंकि मुझे डायरेक्टली कंसीडरेशन के रूप में कुछ नहीं मिल रहा, इट्स अ यूनिलैटरल पेमेंट, बट क्योंकि मुझे किसी लॉ ने बोल रखा है इसीलिए मैं पे करता हूं। अब टैक्स का मतलब हमने ये तो पढ़ लिया टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। टैक्स पेयर के व्यू पॉइंट से व्हाट डू मीन बाय टैक्स? इट्स अ स्टैट्यूटरी पेमेंट which has to be made under any law। ठीक है जी। अब जगह गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट डू मीन बाय टैक्स? अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं टैक्स का मतलब क्या है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम कह रहे हैं हमारे लिए एक ऑब्लिगेशन है, पे करनी पड़ रही है, बेशक हमें बदले में कुछ नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेके क्या करती है? गवर्नमेंट के लिए इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। हम जो सरकार को पैसा दे रहे हैं, सरकार उसी से तो चल रही है। आज की डेट में सरकार कुछ भी कर रही है, फ्री वैक्सीन लगा रही है, आज की डेट में सरकार सड़कें बना रही है, पुलिस, डिफेंस, अलग अलग कंट्रीज से जाकर मिसाइल खरीद रही है, हेलीकॉप्टर खरीद रही है। किसके पैसे से? टैक्स पेयर्स के पैसे से। तो टैक्स जो हम पे कर रहे हैं सरकार के लिए वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। अब ध्यान देना, मैंने बोला वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, नॉट द ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू, नॉट द ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो मुझे जस्ट फॉर नॉलेज बताओ, अपार्ट फ्रॉम टैक्स व्हाट आर द अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू? जस्ट डिस्कशन वैसी नॉलेज के लिए चल रही है, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो टैक्स पढ़ना है, बट मैंने आपको बोला इट इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो मुझे बताओ टैक्स के अलावा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा व्हाट आर द अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू? जल्दी से बताओ। किसी बच्चे ने बोला पीएसयू, बिल्कुल सही। फिर किसी ने बोला फाइन्स, किसी ने बोला लाइसेंस फीस, किसी ने बोला डिसइन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ठीक। किसी ने बोला लोन, किसी ने बोला एफडीआई, एफडीआई सरकार को नहीं मिलती भाई। एक्सपोर्ट, सरकार एक्सपोर्ट करे तो आंसर ठीक है आपका। फिर किसी ने बोला टोल टैक्स। चलो मैं एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहला सोर्स ऑफ रेवेन्यू सरकार का पीएसयूज। पीएसयू क्या होती हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी एंटिटी जिसके अंदर मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग किसकी है? सरकार की है। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हो आप कंपनीज एक्ट में, ऐसी कंपनी जिसके अंदर 51% या उससे ज्यादा होल्डिंग गवर्नमेंट की, उसे गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको बदले में क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। तो जब पीएसयूज डिविडेंड पे करती होंगी तो उसका डिविडेंड किसके पास जाता होगा? उनका सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? सरकार। तो उनका शेयर होल्डर डिविडेंड किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। तो पीएसयू से आने वाला डिविडेंड भी क्या सरकार के लिए बहुत बड़ी इनकम होती है? आंसर इज यस। मान लो कोल इंडिया, कोल इंडिया का शेयर मार्केट में लिस्टेड है, शेयर मार्केट के अंदर। बीपीसीएल शेयर लिस्टेड है, आईओसीएल शेयर लिस्टेड है। ये सारी कंपनीज मैं भी इनके शेयर होल्ड कर सकता हूं, सरकार की तो होल्डिंग ऑलरेडी है। जब भी ये कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेंगी मुझे भी डिविडेंड मिलेगा, सरकार को भी मिलेगा, मगर सरकार क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डर है उसके डिविडेंड करोड़ों रुपए में का मिलेगा। तो पहला तो हो गया पीएसयू द्वारा कमाए गए प्रॉफिट्स, उनके द्वारा दिया गया डिविडेंड। फिर किसी ने बोला डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है? आप ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ चुके हो, फाउंडेशन छोड़ो उससे पहले भी पढ़ चुके हो। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है? गवर्नमेंट अपने पीएसयूज के अंदर जो शेयर्स होते हैं, गवर्नमेंट का जो शेयर है उसे क्या कर देती है? सेल कर देती है। और जो सेल करती है उससे जो पैसा आता है वो भी एक क्या है? सरकार का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। बट ये रेकरिंग नेचर का नहीं है, ये वन टाइम है। अगर आज सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया तो अगली बार फिर से नहीं बेच सकती। क्यों? क्योंकि एयर इंडिया बिक गई ना एक बार। तो डिसइन्वेस्टमेंट इज आल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ऑल्दो इट्स नॉट अ रेगुलर सोर्स। ये वन ऑफ कभी कभार होती है, मगर सरकार ओवर पीरियड ऑफ टाइम हर साल कुछ ना कुछ बेचती रहती है, कोई ना कोई कंपनी के शेयर्स। तो मोरलेस हर साल सरकार के बजट के अंदर ये चीज आ जाती है। नेक्स्ट चीज बोली लोन। हमारी सरकार लोन, पहली बात तो इनकम नहीं होगा, लोन तो एक तरह से क्या हो गया? सोर्स ऑफ फंडिंग हो गया। हमारी सरकार किसी से लोन लेती है तो क्या कुछ कंट्रीज को लोन देती भी है या नहीं देती होगी? क्या हम हर जगह लोन लेते हैं या लोन देते भी हैं? लोन देते भी हैं। अमीर कंट्रीज से लोन मांग के आते हैं और हमसे गरीब कंट्रीज को लोन देकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अफगानिस्तान को इंडिया ने बहुत सारा लोन दे रखा है। अभी जो अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी चल रही है, वहां की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके तालिबान ने कैप्चर कर लिया, वहां पर वन ऑफ द मेजर इंप्लीकेशन अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी रीजन वाज इंडिया ने बहुत ज्यादा लोन दे रखा था अफगानिस्तान को। अब इंडिया को पता नहीं लोन वापस आएगा या नहीं। सिमिलरली इंडिया ने नेपाल को लोन दे रखा है, इंडिया ने बांग्लादेश को लोन दे रखा है, इंडिया शायद अभी श्रीलंका को लोन देगा, क्योंकि श्रीलंका बहुत इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। तो देयर आर चांसेस इंडिया के रिलेशन, क्योंकि श्रीलंका के साथ काफी अच्छे हैं
तो इंडिया श्रीलंका को कोई लोन दे दे, तो जब भी इंडिया की गवर्नमेंट किसी और गवर्नमेंट को लोन देती है उस पे इंटरेस्ट इनकम आती है। तो इंटरेस्ट इनकम ऑन द लोन्स गिवन बाय गवर्नमेंट, ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम हो गई। फिर फाइन पेनल्टीज वगैरह, ये भी नॉट वेरी मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू बट सरकार की जेब में जाती हैं। फिर लाइसेंस फीस, सरकार के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनको बेचती है सरकार। जैसे कि आप सबने सुना होगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स टेलीकॉम, लाइस जो भी कंपनीज टेलीकॉम सेक्टर में है, आपने सुना होगा उनको स्पेक्ट्रम लेना पड़ता है। कभी न्यूज सुनी है ये वाली चीज? 5G स्पेक्ट्रम या फिर क्या कहते हैं 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? हवा के अंदर जो वेव्स होती हैं उनको यूज करने के लिए टेलीकॉम कंपनीज को सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, सरकार उनसे फीस चार्ज करती है और इस फीस के बदले में उन्हें स्पेक्ट्रम यूज करने देती है। तो ये भी सरकार के लिए बहुत मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। अगर आप न्यूज वगैरह पढ़ते हो, अभी 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन होने वाली है, तो 5G स्पेक्ट्रम की जब ऑक्शन होएगी उसके अंदर एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन, इनसे करोड़ों रुपए मिलेगा सरकार को ऑन अ रेगुलर बेसिस टू यूज दिस स्पेक्ट्रम। तो दीज आर दी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू अदर देन टैक्स। मगर हम टैक्स पढ़ रहे हैं तो टैक्स सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। सबसे ज्यादा कलेक्शन सरकार की जो रेवेन्यू का आती है वो कहां से आती है? टैक्स। एंड दैट इज वाई सरकार चाहकर भी टैक्स कम करती नहीं है, चाहे जितना मर्जी बाहर मार्केट में प्रोटेस्ट हो जाए या समथिंग, सरकार टैक्स लगाती रहती है। रीजन बीइंग सरकार टैक्स नहीं लगाएगी तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहां से आएगा? अब ये तो हमने समझ लिया टैक्स का मतलब टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। अब अगली चीज है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्स। टैक्स कितनी तरह के होते हैं? अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। टैक्स कितनी तरह के होते हैं? बचपन में आपने पढ़ लिया होगा टैक्स दो तरह के होते हैं। एक होता है कौन सा? डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा कौन सा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क क्या होता है? बचपन में ही पढ़ लिया होगा शायद, मेरे हिसाब से तो आज के दिन में 5वीं 6वीं के बच्चे को पढ़ा दिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में मेजर फर्क क्या है? मेरे को एग्जांपल मत देना, कुछ बच्चे एग्जांपल देने लग जाएंगे, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल डिस्कस करेंगे, फंडामेंटली डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। फंडामेंटल डिफरेंस जो आपने बचपन में पढ़ा होगा वो ये पढ़ा होगा, डायरेक्ट टैक्स वो है जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स वो है जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। अब जरा एक बार समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय बर्डन शिफ्ट करना। डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स, बचपन में डेफिनेशन पढ़ी होगी, इन केस ऑफ विच बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स इन केस ऑफ विच बर्डन कैन बी शिफ्टेड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बर्डन ऑफ टैक्स? एग्जांपल लेके चलते हैं। आप आज की डेट में पिज्जा हट गए, पिज्जा हट, डोमिनोज, कोई भी एग्जांपल ले लो। पिज्जा हट गए, आपने वहां पर 1,000 रुपए का खाना खाया, पिज्जा वगैरह खाए, 1,000 रुपए का बिल आया आपका। उस 1,000 के ओवर एंड अबव पिज्जा हट ने क्या लगाया होगा? जीएसटी लगाया होगा। आज की डेट में पिज्जा हट के ऊपर जीएसटी 5% चल रहा है, तो 5% के हिसाब से मैं लेके चलता हूं 50 रुपए का जीएसटी लगा, आपके पास टोटल बिल कितना आया? 1050 का बिल आया। अब मुझे बताओ, ये 50 रुपए का जो जीएसटी है सरकार को किसने पे करना है? गवर्नमेंट को किसने पे करना है? गवर्नमेंट को पिज्जा हट ने पे करना है। गवर्नमेंट पिज्जा हट से लेगी, मगर पिज्जा हट क्या ये 50 रुपए अपनी जेब से पे कर रहा है? द आंसर इज नो। पिज्जा हट बिल में हमसे चार्ज कर रहा है, हमसे 1,000 की जगह 1,050 रुपए चार्ज कर रहा है, और उसमें से 1,000 रुपए खुद रख लेगा। 1,000 रुपए पिज्जा हट की सेल हो गई, मगर 50 रुपए क्या करेगा? वो गवर्नमेंट को दे देगा। तो देखा जाए यहां पर पर्सन लाइबल टू पे टैक्स कौन था? पिज्जा हट था। बट पर्सन हु इज एक्चुअली बेयरिंग द बर्डन ऑफ टैक्स, बेयरिंग द बर्डन ऑफ टैक्स मतलब किसकी जेब से पैसा जा रहा है, अल्टीमेटली किसकी जेब पे असर पड़ रहा है? हमारी। हम कौन है? अल्टीमेट कस्टमर। पर्सन लाइबल टू पे टैक्स पिज्जा हट है, बट पर्सन बेयरिंग द बर्डन कौन है? अल्टीमेट कस्टमर। इसीलिए जो जीएसटी है उसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि यहां पर पर्सन लाइबल टू पे टैक्स कोई और है, जबकि पर्सन बेयरिंग द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, पर्सन बेयरिंग द बर्डन ऑफ टैक्स कोई और है। जो ये वर्ड है ना बर्डन ऑफ टैक्स, ये बड़ा ही लेमैन वाला वर्ड है। लेमैन मतलब आम इंसान, जो सब स्पेशलिस्ट नहीं होते उन्हें लेमैन बोलते हैं। हम टैक्स के स्टूडेंट बन गए, आज से टैक्स पढ़ना शुरू कर दिया है, तो हम आज से बर्डन वर्ड यूज नहीं करेंगे। हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस का मतलब भाई अल्टीमेटली किसकी जेब से पैसा जा रहा है। तो यहां मैं बोलूंगा लाइबल टू पे टैक्स कौन है? पिज्जा हट।
इंसिडेंस ऑफ टैक्स कौन बियर कर रहा है, किसकी जेब से पैसा जा रहा है, तो कस्टमर की जेब से पैसा जा रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पिज्जा हट अगर ये कहे कि मैं तुम्हें पिज्जा बेच रहा हूं, उससे मुझे 1,000 रुपए की रेवेन्यू हो रही है, ऑब्वियस सी बात है इस 1,000 रुपए में से पिज्जा हट क्या करता होगा, अपने एक्सपेंसेस लेस करता होगा, 1,000 रुपए में से एक्सपेंसेस लेस करता होगा। एक मिनट के लिए मान के चलता हूं 200 रुपए के खर्चे हैं, तो इस 1,000 रुपए की रेवेन्यू से पिज्जा हट को क्या बनता है, 800 रुपए की इनकम होती है। जो आपसे 1,000 रुपए लेता है पिज्जा के, 800 रुपए की मान लेता हूं एक बार के लिए पिज्जा हट को इनकम होती है। इस इनकम के ऊपर उसे क्या पे करना पड़ेगा, इस इनकम के ऊपर उसे पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूं इनकम टैक्स का रेट 10% है, असली में 10% होता नहीं है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी है। 800 रुपए का 10%, 80 रुपए का इनकम टैक्स पे करना है। अब अगर पिज्जा हट कहे आपके बिल में जोड़ दे, कहे देखो क्योंकि तुम्हें पिज्जा बेचने से मुझे इनकम होती है, तो मैं 80 रुपए का इनकम टैक्स भी आपसे ले रहा हूं। तुम 1,000 रुपए पिज्जा के दे दो, 50 रुपए क्या करो मुझे जीएसटी दे दो, और 80 रुपए इनकम टैक्स दे दो, वो इनकम जो तुम्हें पिज्जा बेचने की वजह से मुझे हो रही है। तो मुझे बताओ क्या तुम ये 80 रुपए पिज्जा हट को दोगे? क्या कभी किसी पर्सन को अपने बिल के अंदर इनकम टैक्स चार्ज करते देखा है? द आंसर इज नो। आप पिज्जा हट को बोलोगे इनकम टैक्स तू भर, तेरे को तेरी इनकम तू इनकम टैक्स भर, मुझसे क्यों मांग रहे हो? यानी इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसका इंसिडेंस पास ऑन नहीं किया जा सकता। पिज्जा हट को सरकार को पे करना है तो पिज्जा हट अपनी जेब से पे करेगा, वो आपसे चार्ज नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स डायरेक्ट टैक्स में पर्सन लायबल टू पे टैक्स और पर्सन बेयरिंग द इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों सेम होते हैं। पर्सन लायबल टू पे टैक्स इनकम टैक्स कौन था? पिज्जा हट। पर्सन बेयरिंग द इंसिडेंस ऑफ टैक्स कौन है? पिज्जा हट, क्योंकि पिज्जा हट ने अपनी जेब से पे किया है। ऑन दी अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्स में पर्सन लायबल टू पे टैक्स और पर्सन बेयरिंग द इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मेरे एग्जांपल में पिज्जा हट वाले केस में था। ठीक है जी। अच्छा अब अगली चीज मुझे बताओ, एयरटेल का एग्जांपल लेता हूं। एयरटेल से मान लो आप सर्विस लेते हो, आपने एयरटेल से 500 रुपए की सर्विस ली, आपका 500 रुपए का बिल आया, क्या एयरटेल इसके ओवर एंड अबव जीएसटी चार्ज करता है? द आंसर इज यस। मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी जीएसटी का रेट 10% मान रहा हूं। जीएसटी 10% का लगता नहीं है, रेट कौन से हैं कौन से नहीं है बाद में डिस्कस करेंगे, जस्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए जीएसटी का रेट 10% मान रहा हूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। जीएसटी उसने 50 रुपए का जीएसटी चार्ज कर लिया, आपसे कितना बिल लिया? 550 रुपए। ये 50 रुपए डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि ये 50 रुपए सरकार को किसने पे करने हैं? एयरटेल ने पे करने हैं। मगर ये 50 रुपए किसकी जेब से जा रहे हैं? मेरी जेब से जा रहे हैं, क्योंकि एयरटेल मुझसे इकट्ठा करके दे रहा है। ठीक है जी। अब मेरी एक बात सुनो, क्या कभी आपने एयरटेल के ऐसे स्कीम्स देखी हैं जहां पर एयरटेल कहता है 500 का रिचार्ज कराओ और 500 रुपए का बैलेंस पाओ? क्या कभी आपने ऐसी स्कीम देखी है 500 का रिचार्ज कराओ 500 का बैलेंस पाओ? यानी वो 500 से ओवर एंड अबव कुछ चार्ज नहीं करता। आपने कोई स्कीम नहीं देखी है ऐसी? यार पता नहीं, मेरे जमाने में तो बहुत स्कीम होती थी, अब तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पहले ऐसी स्कीम होती थी 500 रुपए का रिचार्ज कराओगे उतने का ही बैलेंस ले लो। या चलो आपने ऐसी स्कीम नहीं देखी, मेरे तुमने एग्जांपल ही फ्लॉप करा दिया सारा, तुमने ये बोल के कि तुमने ऐसी स्कीम नहीं देखी। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, छोड़ो, तुमने मेरा मूड खराब कर दिया ये बोल के कि तुमने ऐसी स्कीम नहीं देखी। पता नहीं कौन सी जनरेशन है। एक तो तुम क्या कहते हैं, पैदा उस जनरेशन में हुए हो जब तुम अनलिमिटेड टॉक टाइम मिलता है। तुमने वो जमाना देखा ही नहीं जब 500 रुपए का खर्चा करते थे और बैलेंस कम मिलता था। चलो छोड़ो, मैं अपना एग्जांपल बदल लेता हूं। पिज्जा हट का कॉम्पिटिटर कौन है? डोमिनोज। ठीक है जी। पिज्जा हट के अंदर जब आप गए, अच्छा अब सारे लगे हुए हैं कि सर इतने दिन का मिलता है, बैलेंस इतना मिलता है। छोड़ो 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 छोड़ो, मेरा एक अगला एग्जांपल सुनो। आ जाऊंगा वापस इस एग्जांपल पे आ जाऊंगा मैं अभी, पहले मेरा अगला एग्जांपल सुनो। पिज्जा हट में गए तो उसमें वहां पर आपने 1,000 रुपए का पिज्जा लिया और 50 रुपए जीएसटी अलग से चार्ज हुआ। डोमिनोज ने क्या किया? डोमिनोज ने बोला आप मुझसे 1,000 रुपए का पिज्जा खरीदो, मैं कोई जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा। डोमिनोज के मेन्यू में जो प्राइस था पिज्जा का, वही आपसे उसने बिल लिया। कई ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं ना जो बिल के ऊपर अलग से जीएसटी चार्ज करते हैं, एंड आई एम श्योर आप किसी ना किसी ऐसे रेस्टोरेंट में गए होगे, डोमिनोज ऐसा नहीं करता बट कभी ना कभी किसी ऐसे रेस्टोरेंट में गए होगे, मेन्यू के अंदर जो प्राइस लिखा है असली में वही प्राइस बिल के अंदर लिखा आता है, जीएसटी अलग से चार्ज नहीं होता। तो मुझे एक बात बताओ, अगर डोमिनोज 1,000 रुपए तुमसे लेता है, अलग से जीएसटी चार्ज नहीं करता, क्या इसका मतलब यह है डोमिनोज को जीएसटी पे नहीं करना? दो कॉम्पिटिटर हैं डोमिनोज और पिज्जा हट। पिज्जा हट कहता है जो मेन्यू के अंदर बिल लिखा है
उस बिल के ओवर एंड अबव जीएसटी चार्ज होके मिलेगा तुम्हें बिल। जो मेन्यू में प्राइस लिखा है उससे ओवर एंड अबव जीएसटी चार्ज होगा। डोमिनोज कहता है जो भी मेन्यू के अंदर प्राइस लिखा हुआ है वही का वही बिल में आएगा। डोमिनोज ने आपसे अलग से कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया। डज दैट मीन डोमिनोज को जीएसटी पे नहीं करना? डज दैट मीन जीएसटी को उसको जीएसटी पे नहीं करना? द आंसर इज नो। उसको भी सरकार को जीएसटी पे करना है, मगर उसने फाइनेंशियली पता क्या किया? वहां पर सरकार क्या कहेगी? वो कहेगी हम मान के चलेंगे आपने जो 1,000 रुपए कस्टमर से चार्ज किया वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। यानी जीएसटी का रेट अगर 5% है तो हम डिवाइड कर देंगे 105 से इंटू 100। 1,000 रुपए डिवाइडेड बाय 1.05 करूं मैं तो आंसर आया। सरकार डोमिनोज को कहेगी हम मान के चल रहे हैं तुमने 952 रुपीज का पिज्जा बेचा जिसके ऊपर 48 रुपए का 48 रुपीज का तुमने 5% के हिसाब से जीएसटी चार्ज किया, इसीलिए तुमने कस्टमर से 1,000 रुपए लिए। तो अब पिज्जा हट को जो आपने डोमिनोज को 1,000 रुपए दिए ना, वो 1,000 रुपए में से 952 डोमिनोज की जेब में जाएंगे, बट स्टिल उसको कहते हैं गवर्नमेंट को तो टैक्स पे करना पड़ेगा 48 रुपए का। यानी व्हाट आई वांट टू से इज, अगर एक पर्सन कस्टमर से अलग से जीएसटी चार्ज कर ले तो भी उसे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, और अलग से कस्टमर से चार्ज ना करे, प्राइस में ही सेम चीज माने, तो भी उसको सरकार को टैक्स पे करना होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था भाई टैक्स पे करना है, मैंने तो कस्टमर से कलेक्ट करना ही भूल गया। अगर तुमने कस्टमर से अलग से कलेक्ट नहीं किया हम तो फिर भी तुमसे टैक्स लेंगे, जो तुमने प्राइस लिया कस्टमर से हम उसे इंक्लूसिव मान लेंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं, कोचिंग। मुझे जल्दी से बताओ, मैंने फीस ली 10,000 रुपए मान लो, उसके ऊपर 18% के हिसाब से 1,800 रुपए का जीएसटी बनता है। मैंने आपको बिल काट के दे दिया 11,800 रुपए, ठीक है जी। ये 1,800 रुपए जो मैंने आपसे कलेक्ट करे ये मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिए। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग, ये एवीजे लिख देता हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टैक्स टू गवर्नमेंट। ऑन दी अदर हैंड हु इज बेयरिंग द इंसिडेंस ऑफ टैक्स? आप, क्योंकि आप अल्टीमेट कस्टमर हो। मैं तो चलो कॉमर्स का टीचर हूं, मुझे पता था जीएसटी पे करना है। एक और पर्सन है, ये साइंस का टीचर है, ये फिजिक्स पढ़ाता है, इसको टैक्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इसने भी अपने स्टूडेंट से 10,000 रुपए लिए, मगर इसको पता ही नहीं था जीएसटी कलेक्ट करना है। ही डिड नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ जीएसटी, तो इसने गवर्नमेंट को कोई जीएसटी पे नहीं किया। बाद में गवर्नमेंट को पता लगा इस पर्सन ने 10,000 रुपए लिए हैं आपसे, गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी दे दो। अब सुनो इसकी आर्ग्यूमेंट। ये पर्सन, इसका नाम रख देते हैं मिस्टर ए। मिस्टर ए कह रहा है गवर्नमेंट को मैं जीएसटी पे नहीं करूंगा क्योंकि मैंने तो कस्टमर से कलेक्ट ही नहीं किया, मैंने तो कस्टमर से कुछ भी कलेक्ट ही नहीं किया। देखो एवीजे ने 1,800 रुपए अलग से कलेक्ट किया, मैंने तो कोई अलग से अमाउंट कलेक्ट ही नहीं किया, इसलिए आई एम नॉट लायबल टू पे जीएसटी। क्या इसकी आर्ग्यूमेंट सही है या गलत है? क्या मिस्टर ए की आर्ग्यूमेंट सही है या गलत है? मिस्टर ए कह रहा है मैंने क्योंकि कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं किया इसलिए मैं सरकार को टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं हूं। द आंसर इज, इसकी आर्ग्यूमेंट बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल बेकार क्यों है? क्यों? योर जीएसटी इज नॉट अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। जीएसटी या कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है। कंटिंजेंट लायबिलिटी समझते हो ना अकाउंट्स के अंदर, ये इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि तुम कस्टमर से कलेक्ट करोगे या नहीं। तुमने कस्टमर से कलेक्ट किया है या कस्टमर से कलेक्ट नहीं किया, सरकार ने बोल दिया हम तो तुम्हें लायबल कर रहे हैं, तुमसे टैक्स लेंगे। अगर कस्टमर से अलग से टैक्स कलेक्ट नहीं किया तो तुम्हारे 10,000 को हम इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान लेंगे। 10,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, हम मान लेंगे तुम्हारे 10,000 में 8475 8,475 तुम्हारी फीस थी और बाकी का 1,525 जीएसटी था। यानी व्हाट आई वांट टू टेल यू थ्रू दिस एग्जांपल, मैंने डोमिनोज का एग्जांपल लिया, मैंने इसका एग्जांपल लिया। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज जीएसटी में जरूरी नहीं है तुम कस्टमर से अलग से टैक्स रिकवर करो। कई बार फाइनेंशियली आप उसको सेम प्राइस दे देते हो, बट दैट डज नॉट मीन कि तुम टैक्स से बच जाओगे, टैक्स तुम्हें फिर भी पे करना पड़ेगा। जीएसटी इज नॉट ए कंटिंजेंट लायबिलिटी। यू कैन चार्ज टैक्स अलग से फ्रॉम द कस्टमर, यू कैन से सेम प्राइस के अंदर इंक्लूसिव है, बट तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। इंसिडेंस ऑफ टैक्स कैन बी पास्ड, अभी तुम्हारी मर्जी है, तुम अलग से चार्ज करना चाहते हो या अलग से चार्ज नहीं करना चाहते। सर अगर हम अलग से चार्ज कर सकते हैं कस्टमर से तो कोई इंसान क्यों नहीं करेगा चार्ज? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अगर पिज्जा हट अलग से कस्टमर से चार्ज कर ही सकता है तो वो क्यों नहीं चार्ज करेगा? इसका एग्जांपल सोचो,
मैंने तुम्हें फीस कोट करी, मान लो मैंने तुम्हें फीस कोट करी 10,000 और मैं आपको कह दूं बेटा 10,000 की तो मेरी फीस है, साथ साथ मैं क्या करूं, सरकार 1,800 रुपए का जीएसटी मांग रही है, तो तुम्हें बोला मैंने 10,000 था, जब तुम फीस भरने आए ऑल ऑफ ए सडन तुम्हें 11,800 रुपए का इनवॉइस पकड़ा दिया, तो आपका क्या रिएक्शन होगा, जल्दी से बताओ मुझे। आपको फोन पे बोला गया था संचित सर की टैक्स की फीस 10,000 रुपए है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक्चुअल में फीस कितनी है वो मुझे खुद को भी नहीं पता, वो आगे स्टाफ देखता है, बट 10,000 रुपीज अगर आपको फीस बोली गई और एंड वक्त पे आपको आगे बोला गया बेटा 11,800 रुपए दे दो, तो आप बोलोगे ना ये 1,800 किस चीज के, उस समय मैं आपको बोलूं 1,800 तो जीएसटी है, वो तो सरकार को देना है, वो तो तुमसे ले रहा हूं, तुम कहोगे पहले बताना चाहिए था। यानी बाहर मार्केट में ना कस्टमर को सामान बेचने के लिए कुछ सेलर्स को प्राइस इंक्लूसिव रखना पड़ता है। अगर मैं अपनी फीस 10,000 रखूं और 1,800 अलग से जीएसटी लूं तो हो सकता है बच्चे कहें नहीं नहीं सर बहुत महंगा है बहुत महंगा है। इसीलिए हर पर्सन तो नहीं, खुद सेलर्स को क्या करना पड़ता है, 10,000 को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी प्राइस रखना पड़ता है। तो ये एक मार्केटिंग कॉल है हर किसी की। कोई इंसान हो सकता है बोले 10,000 प्लस जीएसटी मैं लूंगा, कोई इंसान हो सकता है कहेगा 10,000 टोटल लूंगा, अलग से कोई जीएसटी लूंगा, बट दैट डज नॉट मीन कि उसे जीएसटी पे नहीं करना, उसे जीएसटी पे करना है। कैसे पे करना है, उसको डिवाइड करके बैक कैलकुलेशन करके करना है। मैं 10,000 डिवाइड बाई 118 करूंगा, वही सेम एग्जाम्पल करूंगा, मेरे को भी टैक्स पे करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो अब मैं यहां पर जल्दी से बोलूं व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स। इसको फेयर में इसकी डेफिनेशन कल लिखवाऊंगा, आज मैं कुछ फेयर में नहीं लिखवा रहा, आज सिर्फ समझ रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स वो है जिसका इंसिडेंस कैन नॉट बी पास्ड, जिसका इंसिडेंस कैन नॉट बी शिफ्टेड। इंसिडेंस कैन नॉट बी शिफ्टेड का मतलब क्या हुआ, इंसिडेंस कैन नॉट बी शिफ्टेड मतलब यहां पर पर्सन लायबल टू पे टैक्स, पर्सन लायबल टू पे टैक्स और पर्सन बेरिंग इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों सेम होंगे। जैसे मेरे एग्जांपल मैंने बोला पिज्जा हट की इनकम टैक्स पे कौन इनकम, पिज्जा हट की इनकम पे कौन इनकम टैक्स पे करेगा, पिज्जा हट ही पे करेगा। यानी पर्सन लायबल टू पे टैक्स और पर्सन बेयरिंग द इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों कौन हो गए, सेम हो गए यहां पर। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड। आई एम नॉट सेइंग हमेशा शिफ्ट करो, आई एम ओनली सेइंग कैन बी शिफ्टेड। तुम्हारी मर्जी है, तुम शिफ्ट करना चाहते हो या अपने प्राइस को इंक्लूसिव बनवाना चाहते हो। इसका मतलब यहां पर पर्सन लायबल टू पे टैक्स, पर्सन लायबल टू पे टैक्स और पर्सन बेयरिंग इंसिडेंस ऑफ टैक्स, पर्सन लायबल टू पे टैक्स एंड पर्सन बेयरिंग ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ये सेम हो भी सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते। अगर मैं खुद बर्डन बियर कर रहा हूं, अपने प्राइस को इंक्लूसिव मान रहा हूं, तो एक तरह से मैंने अपने पे हिट ले लिया। मैंने कहा 10,000 रुपए मुझे दे दो, मैं जीएसटी अपने आप पे करूंगा, यानी अपने आप मैंने हिट मार लिया अपने पे। ऑन दी अदर हैंड मैं चाह सकता हूं तो 10,000 से ओवर एंड अबव भी तुमसे जीएसटी चार्ज कर सकता हूं। यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स कैन बी पास्ड ऑन, यहां पे पर्सन लायबल टू पे टैक्स एंड पर्सन बेयरिंग द इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों क्या होंगे, अलग अलग हो सकते हैं। बात क्लियर है। अब एग्जांपल लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल कौन सा है, डायरेक्ट टैक्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल तो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अगला सवाल, अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स डू यू नो एनी अदर डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है, मुझे जल्दी से बताओ अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स का कोई और डायरेक्ट टैक्स सुना है कभी, कोई और डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स के अलावा। कोई बच्चा बोल रहा है वैट नहीं, टीडीएस अपने आप में कोई टैक्स नहीं होता। टीडीएस इज अ वे ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स, कस्टम्स भी नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स इज नॉट अ सेपरेट टैक्स, इनकम टैक्स जो कंपनीज पे लगता है उसे कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स नाम का कोई टैक्स नहीं है। हाँ जी, प्रॉपर्टी टैक्स बिल्कुल सही। म्युनिसिपल टैक्सेस या कुछ शहरों के अंदर लगता है हाउस टैक्स, जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है, हाउस टैक्स कलेक्ट करती है। तो म्युनिसिपल टैक्सेस, हाउस टैक्स, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इट। आगे जाकर हम पढ़ेंगे एक टैक्स होता है जिसका नाम होता है प्रोफेशनल टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है ये। प्रोफेशनल टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये मत कहना कि इनकम टैक्स इकलौता डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स इज
one of the major examples of direct tax. But apart from income tax also there are certain taxes जो क्या होते हैं डायरेक्ट टैक्स नेचर के होते हैं. इनकी डिस्कशन थोड़ी बहुत बीच में आती रहेगी. इनकम टैक्स हमारे सिलेबस में इनकम टैक्स है. अब कोई बोल रहा है टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड इनकम. निखिल, टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड इनकम अलग से कोई टैक्स नहीं है, वो इनकम टैक्स ही होता है. स्पेशल असेसमेंट, अगेन स्पेशल असेसमेंट टैक्स कोई अलग टैक्स नहीं होता. इनकम टैक्स मैं अभी आपको बताऊंगा. सेल्फ असेसमेंट होती है, स्पेशल असेसमेंट होती है. इनकम टैक्स में जब स्पेशल असेसमेंट हो जाए उसे स्पेशल असेसमेंट टैक्स बोलते हैं. स्पेशल असेसमेंट टैक्स इज नॉट अ सेपरेट टैक्स. कैपिटल गेन टैक्स, अगेन कैपिटल गेन टैक्स इज नॉट अ सेपरेट टैक्स. इनकम टैक्स में कैपिटल गेन इनकम पे जो टैक्स लगता है उसे आम भाषा में कैपिटल गेन टैक्स बोल दिया जाता है. इट इज इनकम टैक्स ओनली. कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ये सारे अलग टैक्स नहीं है, ये इनकम टैक्स ही है. प्रोफेशनल टैक्स किसको पे करना पड़ता है कशिश, आगे डिस्कशन आएगी. अभी मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है जी. बाकी नाम से क्लियर है, प्रोफेशनल्स को पे करना पड़ता है और एम्प्लॉइज को पे करना पड़ता है. आगे बात करते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स का मेरे को एग्जांपल दो. इनडायरेक्ट टैक्स ना आपको पता होगा 1 जुलाई 2017 के बाद इनडायरेक्ट टैक्स में मेजर चेंज आया है. जीएसटी आया है क्योंकि. तो आज मेरी आपके साथ डिस्कशन, पहले मैं क्या करूं, मेरे पास 5-7 मिनट रह गए हैं बस. इनडायरेक्ट टैक्स पहले आज वाली क्लास में भी और नेक्स्ट क्लास में भी पहले हम डिस्कस करेंगे 1 जुलाई 2017 से पहले क्या होता था. मैं लेक्चर नंबर 3 से स्टार्ट करूंगा आपके साथ, या कल के वाले लेक्चर के लास्ट में आपको बताऊंगा 1 जुलाई 2017 के बाद क्या हुआ है. पढ़ना हमें वही है जो 1 जुलाई 2017 के बाद है, मगर जब तक हम 1 जुलाई 2017 से पहले वाली चीजों को समझेंगे नहीं, जब तक हमें ये नहीं पता होगा 1 जुलाई 2017 से पहले क्या होता था, तब तक हम ये इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि 1 जुलाई 2017 को सरकार ने इतना बड़ा चेंज क्यों किया, जीएसटी क्यों लाए. तो कल की क्लास हमारी पूरी डेडिकेटेड होएगी 1 जुलाई 2017 से पहले क्या. आज मुझे बस इतना बता दो 1 जुलाई 2017 से पहले कौन कौन से तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, कौन कौन सी तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे. कल वाली क्लास में हम समझेंगे उनमें क्या कमी थी जिस वजह से उनको हटा दिया गया और जीएसटी ला दिया गया. बट कौन कौन से टैक्सेस थे. प्राइमरली आपको बताऊं, इनडायरेक्ट टैक्सेस या तो गुड्स पे लगते हैं या सर्विसेज पे लगते हैं. आप सुबह से लेकर शाम तक या तो गुड्स कंज्यूम करते हो या सर्विसेज कंज्यूम करते हो. आप सुबह उठे होगे, नहाए तो होगे नहीं, मुझे पता है सारे बिना नहाए बैठे होगे, मगर ब्रश तो किया था. टूथब्रश, टूथपेस्ट, गुड्स हो गए. मैं इस समय तुम्हें क्या दे रहा हूं, मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूं. मेरी क्लास के इमीडिएटली बाद तुम ब्रेकफास्ट करोगे, क्या होंगे वो, गुड्स होंगे. तुम इस समय फोन के अंदर देख रहे हो, वो क्या है, गुड्स हैं. यानी चारों तरफ हमारे गुड्स हैं या फिर सर्विसेज हैं. गुड्स के अंदर हम एक नहीं अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्स लगाते थे 1 जुलाई 2017 से पहले. जब गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सारी कहानी 1 जुलाई 2017 से पहले की है. जब गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे उस समय एक टैक्स लगता था जिसका नाम था एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी वॉज दी टैक्स जो किस पे लगता था, मैन्युफैक्चर करने पे, गुड्स के मैन्युफैक्चर करने पे. यानी ये कैलकुलेटर जब बना होगा, जब ये कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर किया होगा, किसने किया होगा, ऑर्पेट नाम की कंपनी है. ऑर्पेट कंपनी ने जब इस कैलकुलेटर को बनाया होगा तो उसको क्या पे करना होगा, एक्साइज ड्यूटी, अगर हम 1 जुलाई 2017 से पहले होते. अच्छा, कैलकुलेटर बनाने के बाद क्या होता है, एक प्रोडक्ट बन गया, मैन्युफैक्चर हो गया, नेक्स्ट चीज क्या हुई, सर बनाने के बाद हम उसे क्या करेंगे, सेल करेंगे. सेल के ऊपर एक इनडायरेक्ट टैक्स लगता था जिसका नाम था सेल्स टैक्स. कल को इसका नाम मैं चेंज कर दूंगा. आप में से कुछ बच्चों ने वैट बोला, सेल्स टैक्स और वैट एक ही चीज थी. वैट क्यों बोलते थे सेल्स टैक्स को, कल समझाऊंगा. अभी के लिए मैं इसका नाम क्या रख रहा हूं, जब भी गुड्स बिकते थे उसके ऊपर क्या लगता था, सेल्स टैक्स. ऑर्पेट कंपनी ने बनाया तो एक्साइज ड्यूटी, ऑर्पेट कंपनी ने बनाने के बाद इसे बेच दिया तो सेल्स टैक्स, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे होलसेलर को बेचा, फिर से सेल्स टैक्स, होलसेलर ने आगे रिटेलर को बेचा, सेल्स टैक्स, रिटेलर ने आपकी पास वाली दुकान को बेचा, सेल्स टैक्स, आपकी पास वाली दुकान ने आपको बेचा, सेल्स टैक्स. ठीक है जी. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ऑर्पेट तो इंडियन कंपनी है, क्या कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जो इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर कैलकुलेटर बनाती हो, क्या कोई फॉरेन कंपनी का कैलकुलेटर होगा, बिल्कुल हो सकता है. बहुत सारी चाइनीज कंपनीज होती हैं. मान लो एक कैलकुलेटर चाइना में बना और इंडिया में आप उसे यूज करना चाहते हो. कोई कह रहा है कैसियो, मुझे नहीं पता कैसियो इंडियन कंपनी है या बाहर की है, बट एक मिनट के लिए मान लेते हैं कैसियो इंडिया की नहीं बाहर की कंपनी है, चाइनीज मान लेता हूं मैं उसे. कैसियो ने एक कैलकुलेटर चाइना में बनाया मगर वो इंडिया में बेचना चाहता है, क्या करेंगे, इंपोर्ट. इंपोर्ट, जापान की कंपनी है, चलो ठीक है,
इंपोर्ट किया, इंपोर्ट मतलब किसी और कंट्री में बनाए गुड्स को इंडिया में लाना, इंपोर्ट के ऊपर एक टैक्स लगता था और लगता है भी अभी भी, जिसका नाम है इंपोर्ट ड्यूटी। फिर जैसे हम इंपोर्ट करते हैं, क्या हमारा देश एक्सपोर्ट भी कर सकता है या नहीं कर सकता? क्या ऐसा हो सकता है ऑर्बिट कंपनी इंडिया में कैलकुलेटर बनाए और पूरे दुनिया में बेचे? यस, इंडिया बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट भी करती है, तो एक्सपोर्ट पे ध्यान देना, एक्सपोर्ट पे लग सकती है एक्सपोर्ट ड्यूटी, लग सकती है एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो अलग बात है। 99.9% केसेस में एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, लग सकती है बट लगाती नहीं है इंडियन गवर्नमेंट। सर क्यों नहीं लगाती? कल कारण बताऊंगा, आज मेरे पास टाइम नहीं है ना, रीजन कल बताऊंगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी लग सकती है बट लगाते नहीं है। और इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी को कलेक्टिवली बोलते हैं कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी कोई अलग ड्यूटी नहीं है, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी को कलेक्टिवली बोल दिया जाता है कस्टम्स ड्यूटी। इंपोर्ट के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, एक्सपोर्ट पे लग सकती है एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो अलग बात है, हम लगाते नहीं। तो गुड्स के अंदर मैन्युफैक्चर पे अलग टैक्स है, सेल पे अलग टैक्स हुआ करता था, इंपोर्ट पे अलग टैक्स, एक्सपोर्ट पे अलग। सर्विसेज के ऊपर ना, सर्विस का मैन्युफैक्चर तो हो नहीं सकता, सर्विस का भी मैन्युफैक्चर, क्योंकि फिजिकल नहीं है ना, टेंजिबल नहीं है ना। तो सर्विसेज के अंदर हम क्या करते थे, जब भी कोई प्रोविजन ऑफ सर्विस होएगी, जब भी कोई प्रोविजन ऑफ सर्विस होएगी, मैं आपको जैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके ऊपर एक टैक्स लगता था जिसका नाम था सर्विस टैक्स। सर्विसेज के ऊपर टैक्स क्या लगता था 1 जुलाई 2017 से पहले? सर्विस टैक्स। सर सर्विस भी तो इंपोर्ट हो सकती हैं, बिल्कुल इंपोर्ट हो सकती हैं। अगर कोई फिरंगी बंदा बाहर बैठ के इंडिया में सर्विसेज दे, मैं इस समय किसी फिरंगी से सर्विस ले रहा हूं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, मगर ध्यान देना इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर भी सर्विस टैक्स लगता था। सिमिलरली क्या सर्विसेज एक्सपोर्ट हो सकती हैं? यस, अगर इंडिया में बैठ के कोई इंडिया के बाहर सर्विसेज प्रोवाइड करें, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर भी क्या लगता था? सर्विस टैक्स लगता था। वो अलग बात है, जैसे हम गुड्स के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी छोड़ देते हैं, सर्विसेज के ऊपर भी, सर्विसेज के एक्सपोर्ट के ऊपर भी सर्विस टैक्स छोड़ देते थे, मगर लग सकता था क्या? सर्विस टैक्स। तो अगर आप ध्यान से देखो, गुड्स के ऊपर अलग अलग तरह के टैक्स थे, सर्विसेज के ऊपर सिर्फ एक ही टैक्स था, सर्विस टैक्स। दीज वर दी मेजर टैक्सेस प्रायर टू 1 जुलाई 2017। इनके अलावा भी कुछ टैक्सेस थे, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, वो सारी बात भी करेंगे, मगर मैंने आपको एक रूपरेखा दे दी इनडायरेक्ट टैक्सेस की। कल की क्लास में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आपको समझाऊंगा इन सारे टैक्सेस में ये काम कैसे करते थे और इन टैक्सेस के अंदर क्या कमी थी जिसके चक्कर में हमें जीएसटी लाना पड़ा। कल की क्लास पूरी डेडिकेटेड होएगी 1 जुलाई 2017 से पहले क्या कमियां थी, और कल की क्लास में अगर हमें टाइम मिला मैं आपको बता दूंगा जीएसटी ने उन कमियों को कैसे पूरा किया। सर हम जीएसटी पढ़ने बैठे हैं तो 1 जुलाई 2017 से पहले क्यों पढ़ें? क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता है कि 1 जुलाई 2017 से पहले क्या कमियां थी, क्या डेफिशिएंसीज थी, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जीएसटी ने उन डेफिशिएंसीज को पूरा कैसे किया। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो आज की क्लास हम यहीं खत्म कर रहे हैं, मेरा टॉपिक खत्म नहीं हुआ। 1 जुलाई 2017 से पहले की डिस्कशन कल यहीं से अपनी डिस्कशन को टेकअप करूंगा। एंड आपसे रिक्वेस्ट है, जो डेमो नोट्स मैंने आपको दिए हैं आपको ग्रुप पे पीडीएफ में, उनका प्रिंट आउट निकाल लेना, क्योंकि आपके साथ मेरी जो 3 क्लासेस होंगी इस वीक में, वो मेरे को उन्हीं डेमो नोट्स के साथ सारे निकालनी है। आपको मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक बुक मिल जाएगी, जब तक बुक नहीं मिलती प्लीज डेमो नोट्स प्रिंट आउट लेके बैठना। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, आई विल सी यू टुमारो। कल मेरी क्लास होगी 11:15 पे मेरे शेड्यूल वाले टाइम के ऊपर। अगली क्लास आपकी कॉस्ट की है, जो आप 15 मिनट बाद शुरू होएगी। और कोई डाउट हो तो बताइए, जिन बच्चों को कोई डाउट नहीं है वो जा सकते हैं, अगली क्लास 11:15 तक स्टार्ट होएगी। 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट है, किसी ने लेट ज्वाइन किया था, वो पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, जल्दी से बताइए। बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय की स्पेलिंग तो ढंग से लिख लो केशव। राम राम जी, बाय बाय। कोई डाउट हो तो बताओ, वेट कर रहा हूं मैं डाउट का। सी यू जी, सी यू टुमारो। सर मैं अगर बहुत ग्रुप की प्रिपरेशन करूं और मैंने एसओएल से बीकॉम के लिए भी रजिस्टर कर रखा है, तो सी एंटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? आई डोंट थिंक आएगी, क्योंकि एसओएल के अंदर ना आप आखिरी के अंदर जब एग्जाम देना होगा उस एक हफ्ते के अंदर ही बस आपको थोड़ा बहुत वहां ध्यान देना पड़ता है। और आज की डेट में तो बीकॉम के पेपर भी ओपन बुक एग्जाम चल रहे हैं, तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना होता। तो जब तक
कोविड चल रहा है तब तक तो और भी बहुत आसान हो गया, नहीं तो अगर आपके एग्जाम होंगे भी सही तो अल्टीमेटली क्या होगा, आखिरी दिन पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी वो सारा सिलेबस आपका सीए के अंदर कवर हो जाता है। तो मेरा सजेशन यही है, एसओएल से करो बीकॉम। बीकॉम ऑनर्स करोगे तो थोड़ा टफ रहेगा, मेरा सजेशन रहता है बीकॉम कर लो। बीकॉम ऑनर्स में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बाकी इट इज योर कॉल, आप बीकॉम करना चाहते हो या बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो। सर हाउ कैन वी री वॉच दिस क्लास? नव्या, आपकी जैसे अभी क्लास खत्म हुई है ना, दोपहर तक या शाम तक आपको आपकी ऐप के अंदर, इसी ग्रुप के अंदर लाइव क्लासेस नाम का एक टैब है, उसके अंदर ये क्लास मिल जाएगी। लाइव क्लासेस नाम की जो टैब है ना, उसके अंदर ये क्लास आपको मिल जाएगी और वो वहीं पर रहेगी टिल योर अटेम्प्ट।